to face the unknown and ponder the question. What if? तो भाइयों बहनों और दोस्तों कैसे हो। व्हाट इफ सीरीज का आज एपिसोड 3 रिलीज हो गया है। अब देखो, ये एपिसोड देखने से पहले मैंने ऐसा सोचा था कि इस एपिसोड का मैं एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद मेरा ये प्लान बदल गया, क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई। कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ज़रूर हुई, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। इस एपिसोड में कुछ हमें ज़्यादा स्ट्रेक्स देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ, ये एपिसोड एक बेस बना देता है आगे के आने वाले व्हाट इफ के कई एपिसोड्स के। इन शॉर्ट, ये जो एपिसोड था वो हमें आने वाले कहानियों के बारे में एक हल्का सा आइडिया दे देता है। तो चलो बिना किए कोई भी देर बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्ट में हम वॉचर को वही अपना सेम इंट्रोडक्शन देते हुए सुनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपने एवेंजर्स इनिशिएटिव के इनिशियल फेजेस में है, जब वो लोगों को रिक्रूट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जो निक फ्यूरी है और नताशा है वो जाते हैं टोनी स्टार्क के पास उसको रिक्रूट करने के लिए, लेकिन टोनी उनको ज्वाइन नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो मर जाए, क्योंकि उसके हार्ट में जो पैलेडियम का जहर है वो धीरे धीरे उसको शरीर में फैल रहा है। अब जैसा मूवी में भी हुआ था, नताशा यहाँ पर भी उसको लिथियम ऑक्साइड के इंजेक्शन से इंजेक्ट करती है, लेकिन यहाँ अपना टोनी स्टार्क मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शील्ड अपना प्रोटोकॉल फॉलो करता है और नताशा को गिरफ्तार करके कहीं ले जा रहा होता है, पॉसिबली किसी जेल में। लेकिन अपना जो निक फ्यूरी है उसको नताशा पे पूरा भरोसा है कि उसने टोनी स्टार्क को नहीं मारा होगा, पक्का किसी ने शील्ड के इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है। हम इसके बाद देखते हैं कि नताशा बड़ी सफाई से वहाँ से उन लोगों को चकमा देके निकल जाती है, सबूत इकट्ठा करने के लिए कि आखिर ये हुआ कैसे। इसके बाद हम देखते हैं वो सीन जिसमें अपना थॉर आता है आधी रात को उस म्योनिर को लेने के लिए। अपना क्लिंट वहाँ पोजीशन लिया हुआ है और फ्यूरी को कहता है कि होल्ड करो, लेकिन जैसे ही थॉर अपना म्योनिर पकड़ने जाता है कि क्लिंट उसके ऊपर तीर छोड़ देता है और थॉर वहीं गिर जाता है। अब सिंस क्लिंट ने ऑर्डर नहीं माना और उसकी वजह से एक बंदे की मौत हो गई, तो क्लिंट को उसी कैंप में कहीं बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लिंट खुद से परेशान है। वो अपने आप से कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक भी चूक नहीं की, एक भी मिस शॉट नहीं मारा, तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी आता है उस सेल के अंदर उससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछे क्लिंट भी मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी का शक अब यकीन में बदल चुका है, क्योंकि नताशा कभी टोनी स्टार्क को मारती नहीं। और रही बात क्लिंट की, तो वो कभी सुसाइड नहीं करता, उसकी एक फैमिली थी, उसके 20 बच्चे थे। फ्यूरी को यकीन हो जाता है कि जो भी कर रहा है उसका अगला टारगेट अब नताशा होगी और ब्रूस बैनर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नताशा बेटी रॉस के पास आई होती है ये पता लगाने के लिए क्या उस इंजेक्टर में किसी तरह का केमिकल या फिर किसी तरह का जहर था, जिस पर बेटी ये बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि जो डोज था वो सिरिंज से बाहर निकला ही नहीं है। लेकिन हम एक बहुत छोटे से फ्रेम में ये देखते हैं कि जो इंजेक्टर का नीडल है वो फट के फ्लावर हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना निक फ्यूरी है वो नताशा को कॉल करके बताता है ये दुख भरी बात कि बार्टन अब नहीं रहा। नताशा को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बार्टन उसके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता था। इसके बाद हम देखते हैं एजेंट रॉस को, जो वहाँ आ जाता है अपने कुछ सोल्जर्स और टैंक लेके, ताकि वो ब्रूस को पकड़ सके। वहीं निक फ्यूरी के पास अपना लोकी भी आ जाता है पूरे एसगार्ड की सेना लेके, ताकि वो अर्थ के ऊपर कब्जा कर सके और अपने भाई के मौत का बदला ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि नताशा एजेंट रॉस से ये कह रही होती है कि फायर मत करना, क्योंकि मैं एजेंट ऑफ शील्ड हूँ और अभी ब्रूस बैनर मेरी कस्टडी में है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस को गोली लग जाती है। एजेंट रॉस गुस्से में पूछता है कि बिना ऑर्डर की गोली किसने चलाई, तो उसके सैनिक बोलते हैं कि हमारी तरफ से किसी ने नहीं चलाई। इसके बाद क्या ब्रूस अपना हल्क में बदल जाता है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। वहाँ पे लोकी भी अटैक शुरू कर देता है और सबको जमाने लगता है। बट फिर हम कुछ अजीब देखते हैं कि अपना जो हल्क है वो और बड़ा होते जा रहा है, और बड़ा क्या, वो फूलते जा रहा है, और फिर फूलते 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 वो फट भी जाता है। और सच को जब ये सीन मैंने देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वहाँ हम निक फ्यूरी को भी लोकी से ये कहते हुए देखते हैं कि ऐसा तबाही मचाने से तुम्हारा भाई वापस आ नहीं जाएगा, जिस पर लेडी सिर्फ लोकी को कहती है कि सही बोल रहा है। इसके बाद फ्यूरी बोलता है कि हमारा दुश्मन शायद एक है, क्योंकि जिसने तुम्हारे भाई को मारा उसने ही मेरे 2 आदमियों को मार दिया है। जिसके बाद लोकी फ्यूरी को बोलता है कि तुम्हारे पास कल सुबह सूरज उगने तक का टाइम है, अगर तब तक तुमने उस किलर को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारे पूरे प्लैनेट को, इस पूरे अर्थ को बर्फ और राख में बदल दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं नताशा को, जो कोल्सन का पासवर्ड लेके एवेंजर्स इनिशिएटिव की फाइल्स को सर्च मार रही होती है, उसमें से कोई सुराग ढूंढ रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं किसी ने नताशा के ऊपर भी अटैक कर दिया है, लेकिन ये जो भी है वो दिखाई नहीं दे रहा है। नताशा किसी तरह निक फ्यूरी को कॉल करती है और कहती है कि इट्स होप, इट्स ऑल अबाउट होप। और फिर हम देखते हैं कि जो भी है उसने नताशा को भी मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं निक फ्यूरी उसी कैफे में बैठा हुआ है जिस कैफे को हमने थॉर 1 में देखा था, वही कैफे जिसमें थॉर कप तोड़ देता है। निक फ्यूरी वहाँ पे बैठ के नताशा की आखिरी लाइन्स होप, इट्स ऑल अबाउट होप को बार बार सुन रहा होता है, ये समझने के लिए कि इसका क्या मीनिंग है। कोल्सन वहाँ आता है और कहता है कि सर आप ही एक लास्ट एवेंजर बचे हो। हम देखते हैं कि निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को बुलाना ही जा रहा होता है उस बीपर की मदद से, लेकिन तभी उसको आइडिया आ जाता है कि नताशा कहना क्या चाह रही थी। इसके बाद हम देखते हैं निक फ्यूरी को डिस्ट्रॉयर के पास जाते हुए ताकि वो लोकी से कॉन्टैक्ट कर सके। अगले सीन में हम निक फ्यूरी को देखते हैं होप एंड डैन की ग्रेव के सामने, और फाइनली जाके हमें ये पता चलता है कि इन सब मर्डर्स के पीछे कौन था।
वो था हैंक पिम। हैंक पिम अपनी बेटी होप की मौत का बदला लेना चाह रहा था। उसने ये सब कुछ इसीलिए किया। जिस पे निक फ्यूरी बोलता है कि होप एक शील्ड की एजेंट थी और किसी ने उसको जानबूझ के नहीं मारा है, वो मिशन के दौरान मरी थी। जिस पर हैंक पिम बोलता है कि तुमने उसको बहकाया था। वो अपनी मॉम की डेथ के बाद वैसे ही दुखी थे और तुमने उसका ब्रेन वॉश किया। तुमने कहा उसको शील्ड ज्वाइन करने के लिए। अब देखो कुछ ऐसी बातें जो मैंने सीन में नोटिस की। सबसे पहला कि हैंक पिम ने येलो जैकेट पहना हुआ है। दूसरा कि वो शील्ड को बहुत पहले से जानते थे, इसीलिए उनको पता है कि शील्ड में सब अच्छे लोग नहीं हैं। तीसरा, सिंस उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को शील्ड की ड्यूटी करते हुए ठीक खोया है, तो उनका शील्ड के खिलाफ खुन्नस साफ समझ में आता है। इसीलिए वो एवेंजर्स इनिशिएटिव को कभी कामयाब होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन थॉर को मारना वो भी इसलिए क्योंकि शायद निक फ्यूरी कभी उसको फ्यूचर में एवेंजर्स में इंक्लूड कर लेता। ये दिखाता है कि हैंक पिम सही में सठिया गया है। अब देखो इस पागलपन का एक वैलिड रीजन भी हो सकता है। अगर आपको एंटमैन मूवी याद हो तो उसमें हैंक पिम ने खुद ही कहा था कि पिम पार्टिकल का उनके दिमाग पर गहरा असर हो रहा है। वो इसीलिए एंटमैन बनना नहीं चाह रहे थे, इसलिए तो उन्होंने स्कॉट को चुना। लेकिन अगर हम इस बात पर गौर करें कि इस यूनिवर्स में हैंक पिम ने बहुत सारे पिम पार्टिकल्स का यूज़ किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका ये पागलपन क्यों है, या कहूँ उनका ये पागलपन इतना ज़्यादा बड़ा क्यों हो गया है। इसके बाद हैंक पिम निक फ्यूरी के ऊपर अटैक कर देता है और निक फ्यूरी क्या कमाल का डॉज कर रहा है, क्या कमाल की फाइट मार रहा है और कमाल के स्टंट्स कर रहा है। और 4-5 बार तो निक फ्यूरी ने हैंक पिम को पट पट मच्छर की तरह मारा है। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि निक फ्यूरी तो है ही नहीं, ये तो लोकी था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे निक फ्यूरी भी आ जाता है। वो हैंक पिम को बोलता भी है कि होप ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया किसी अच्छे काम के लिए, और ऐसे लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं हैंक पिम को एसगार्ड के सैनिक उठा के ले जा रहे होते हैं। निक फ्यूरी लोकी को बोलता भी है कि अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, लेकिन लोकी क्यों सुनेगा, उसको करना है अर्थ पे रूल, और वो इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं लोकी को जो यूएन पहुंच गया है और वहाँ पे खड़े होकर सारे दुनिया वालों को ये मैसेज दे रहा है कि पूरी दुनिया की सरकारों ने ये यूनाइटेडली अग्री किया है कि अब उनका जो सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर होगा वो होगा लोकी। लोकी इसके बाद ये कहता है कि इंसानों का जन्म सिर्फ रूल्स और ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए हुआ है। इसके बाद वाले सीन में हम ये देखते हैं कि लोकी का ये मैसेज जो है वो इंडिया में लोग टीवी पे देख रहे हैं और पेरिस और वाशिंगटन डीसी में एसगार्ड की आर्मी खड़ी हुई है। इसके बाद हम निक फ्यूरी और कोल्सन को उन सभी एवेंजर्स के कॉफिन के सामने देखते हैं जो इस एपिसोड में मरे। निक फ्यूरी बोलता है कि एवेंजर्स सिर्फ एक टीम नहीं थी, वो एक सोच थी जो ह्यूमैनिटी को होप दे सके इन द डार्केस्ट ऑफ आवर्स में। इसके बाद हम देखते हैं निक फ्यूरी को जो वहीं पे आया है जहाँ से कैप्टन अमेरिका को बर्फ में से निकाला गया था। वहाँ पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी है और वहाँ पे कैप्टन मार्वल भी है। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि अभी हमने 2 एपिसोड पहले ही कैप्टन कार्टर को देखा था, तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड कैसे आई, कि ये कहीं से और यूनिवर्स की कहानी है। और शायद इसी के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।